सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में हम सवाल और जवाब देख रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अब आप देखिए कि यहां पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको इंटरनल इसके जानकारी की जरूरत नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर की। व्हाइट बॉक्स में आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप चेक कर पाएंगे कोड कैसे लिखा है, कितने इसमें लॉजिकल लूप है, कितने इसमें लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, कितने कंडीशनल ब्रांचेस हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसमें इंप्लीमेंटेशन की जरूरत या इंप्लीमेंटेशन नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको इंप्लीमेंटेशन नॉलेज, मतलब जो अंदर इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, उसकी जरूरत होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इसके और भी नाम है। हम इसको कहते हैं क्लोज बॉक्स टेस्टिंग, इसको कहते हैं हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, और सबसे जो चलता हुआ नाम है, यानी कि लोग बहुत बात करते हैं इसमें, उसे कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। जो व्हाइट बॉक्स है उसके नाम है क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और कोड बेस्ड टेस्टिंग। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसको करता कौन है? इसको सॉफ्टवेयर टेस्टर कर सकते हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं, या इसको एंड यूजर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर की नॉलेज की जरूरत तो है नहीं, तो आप एंड यूजर भी कर सकते हैं इसको, खासतौर पे जो अल्फा बीटा टेस्टिंग वगैरह होती है। और व्हाइट बॉक्स में इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ही कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो कोड लिखा है ना, उसकी जानकारी होनी चाहिए इसमें, राइट? अब प्रोग्रामिंग नॉलेज, जैसे मैंने कहा कि इसमें तो जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है। तो कौन कौन सी टेस्टिंग आती है जो इनके दायरे में आती है? अब आप देखिए, आप जब आप कोड एक लिख रहे होते हैं, जैसे आपने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन को आपने लिखा तो आप उसको टेस्ट करेंगे, और इसी फंक्शन के कॉम्बिनेशन को, या फिर आप क्लासेस के कॉम्बिनेशन को, या ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन को ही हम एक यूनिट कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं, और मॉड्यूल की टेस्टिंग को ही हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, है ना? तो यहां पर यूनिट टेस्टिंग आ जाती है। अब मॉड्यूल को मिला दीजिए, एक मॉड्यूल ये हो गया, ये मॉड्यूल 2 हो गया, इसको मिला दीजिए तो आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। यहां पर भी आपको इनके बारे में इंटरफेसिंग वगैरह पता होनी चाहिए। तो जो आपकी इस लेवल पे टेस्टिंग होती है वो क्या होगी? मॉड्यूल टेस्टिंग। ये आपकी क्या हो गई? ये आपका हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। इसी तरीके से व्हाइट बॉक्स में आप और भी टेस्टिंग करते हैं, जिसे हम पाथ टेस्टिंग कहते हैं, लूप टेस्टिंग कहते हैं, कंडीशनल टेस्टिंग कहते हैं। ये सब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आ जाएगा। तो लो लेवल की जो टेस्टिंग होती है, यानी कि जिसका एब्स्ट्रैक्शन लेवल बहुत ही डीप है, एकदम कोड लेवल पे जाके छोटे छोटे कोड, फिर उसको बढ़ाया। अब अगर आपको केवल फंक्शन चेक करने हैं कि भाई मैंने अगर 2 और 3 डाला, तो अगर इसमें एडिशन का कोई फंक्शन दिख रहा है मुझे कि भाई एडिशन का एक मेन्यू बटन है, तो 2+3 मुझे 5 मिलना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे फंक्शनल टेस्टिंग, है ना? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी इसी में आता है कि आप परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग, कोई चेंज किया तो उससे क्या परिवर्तन हो गए, तो रिग्रेशन टेस्टिंग। ये सब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आ जाता है। What do you understand about bug defect triage in the context of quality assurance? देखिए, बग या डिफेक्ट प्रॉब्लम, है ना, इसमें आप डिफेक्ट ट्रियाज में पहले आप डिफेक्ट जब आता है उसको रिव्यू करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, उसका आंकलन करते हैं, उसको विवेचना करते हैं, उसकी समीक्षा कह सकते हैं। फिर उसके बाद उसका आंकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मतलब मूल्यांकन करते हैं। फिर इस डिफेक्ट को असाइन करते हैं। तो डिफेक्ट ट्रियाज जो है, ये एक तरीका है जिससे जो बग या प्रॉब्लम्स निकल के आई है, इसकी क्या सिवियरिटी है, कितनी गंभीरता है, ये कितने बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना बड़ा रिस्क ये हो सकता है, कितना छोटा रिस्क हो सकता है, ऐसे तमाम तरीके के जो आयाम है या फैक्टर्स है, उसके हिसाब से इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो जो ट्रियाज है, ये कहां से आया? ये ट्रियाज जो है वो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस में यूज करते हैं, ताकि हम इन फॉल्ट्स, बग कह लें या फॉल्ट्स कह लें, इनकी सिवियरिटी या इनकी जो इंपॉर्टेंस है, वो नया फॉल्ट जो आया उसको बता सके, उसको किसी तरीके से हम प्रेजेंट कर सके। तो जो बग ट्रियाज है, ये बेसिकली, जैसे मैंने आपको यही बताया, कि पहले आप रिव्यू करेंगे, इसका प्रायोरिटाइज करेंगे, और फिर असाइनमेंट करेंगे इस डिफेक्ट के सॉल्यूशन के लिए। तो टीम पहले कंफर्म करेगी कि इसकी सिवियरिटी क्या है, उसके हिसाब से थोड़े चेंजेस किए जाएंगे, और उसके बाद देखा जाएगा कि डिफेक्ट का रेजोल्यूशन कैसा होगा, और इसके हिसाब से हम यहां पर असाइनमेंट, मतलब रिसोर्सेज का असाइनमेंट करेंगे। अगर ज्यादा सीवियर होगा
तो फटाफट हम ज्यादा असाइनमेंट कर देंगे। अगर कब हो सकता है सिवियरिटी कम हो तो शायद हम ना ही करें, ना भी करें। ज्यादातर ये जो है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें ज्यादा ये यूज होता है, क्योंकि जब हम डिफरेंट ट्रियाज की जो मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो होता है ये पूरी तरीके से सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि अब हम कहां पर हैं, किस बग को हम छोड़ सकते हैं, किस बग के लिए हमको वाकई में उसे दूर करना पड़ेगा। तो कुछ की एलिमेंट्स आपके बता देता हूं इसके, जो आपके डिफेक्ट ट्रियाज की जो मीटिंग होती है ये प्रोजेक्ट शेड्यूल के हिसाब से होता है। कितने फ्लॉज आ गए सिस्टम में, ज्यादा आ गए तो फटाफट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी उसकी। और जो टीम मेंबर्स हैं, कितने लोग अवेलेबल हैं, हो सकता है कि जिसने डिफेक्ट निकाला या जो डिफेक्ट ठीक करने वाला है वो मेंबर अवेलेबल ना हो, उस हिसाब से मीटिंग शेड्यूल हो सकती है। और पूरे प्रोजेक्ट का क्या शेड्यूल है, क्या उसका स्टेट है, क्या वो एंड पे है या बिल्कुल शुरुआती दौर में है। What do you understand about stubs and driver? Differentiate between them. इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता देता हूं। देखिए, अब आप समझ लीजिए, ये एग्जांपल लेके समझाते हैं। पहले क्या है कि मान लीजिए ये 3 मॉड्यूल आपस में रिलेटेड है, ये इसको कॉल करता है, ये इसको कॉल करता है, ठीक है जी। मान लीजिए आपका ये बन गया और ये जिसको कॉल करता है ये नहीं बना, तो एक यहां पर हम एक डमी प्रोग्राम बना देंगे और ये जो डमी प्रोग्राम बनाया हमने इसी को हम कहने लगे स्टब। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये बन गया लेकिन इसको कॉल करने वाला जो मेन मॉड्यूल है वो नहीं बना, तो इसके लिए भी हम एक डमी प्रोग्राम बना देंगे जो इसको कॉल करे, उसको हम कहते हैं ड्राइवर। इतना ही है, ड्राइवर, स्टब और ड्राइवर का मतलब ही यही है। तो स्टब को आप समझ गए ना। तो स्टब को हम कब क्रिएट करते हैं, जब जो आप मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं ना वो नहीं बने अभी किसी तरीके से। तो जब भी हम टॉप डाउन टेस्टिंग में जाते हैं तो आप यहां से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये हो सकता है कि आपके अवेलेबल ही ना हो, तब जो लोअर लेवल मॉड्यूल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इनके लिए एक कह लीजिए कोई एक डमी प्रोग्राम बना देते हैं। जैसे इसको हम जरा और थोड़ा सा एग्जांपलीफाई करके बताते हैं। एक लॉगिन है, एक होम है और एक यूजर है। मान लीजिए कि ये जो लॉगिन वाला आपका मॉड्यूल है वो बिल्कुल टेस्टिंग के लिए रेडी है, लेकिन ये जो होम वाला और यूजर वाला, ये दोनों जो मॉड्यूल है, जो लॉगिन इसको इन्वोक करेगा, इसको और इसको, ये दोनों बने ही नहीं। तो यहां पर एक फेक कोड हम इसके लिए, होम के लिए और यूजर के लिए बना देंगे। इसको हम डमी कोड कहेंगे और बाद में इनको हटा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब मैं आता हूं आपके ड्राइवर पे। ड्राइवर का मतलब ये होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हम टॉप डाउन पे कर रहे थे तो स्टब की जरूरत पड़ी, जब हम बॉटम अप जा रहे हैं तब हमको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है सेम काम के लिए। ओके, तो हमारे पास क्या है कि हमने कुछ मॉड्यूल्स बना लिए, लेकिन इसको जो कॉल करता है वो तो बना ही नहीं अभी। हो सकता है कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ गए। तो अगर हाई लेवल मॉड्यूल मिसिंग है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह एक डमी कोड या एक्स्ट्रा कोड यहां पर लिख देंगे जो इनको कॉल करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। ओके, जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम ले, जो अभी हमने लिया, यूजर और होम मॉड्यूल तैयार है लेकिन लॉगिन मॉड्यूल तैयार नहीं है, तो इस लॉगिन मॉड्यूल के लिए हमको एक कोड लिखना पड़ेगा जो इम्यूलेट करेगा कि भाई लॉगिन हो जाए, लेकिन बहुत ही डमी कोड होगा और ये बाद में हटा दिया जाता है। स्टब्स और ड्राइवर में अंतर यह है कि जो स्टब होता है, अब का ये एक मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल है, ये दोनों मॉड्यूल इसके द्वारा कॉल होते हैं। ये आपका हाई लेवल मॉड्यूल है, या आपके सब मॉड्यूल कह सकते हैं आप इसको, सब मॉड्यूल। तो जब आपका सब मॉड्यूल रेडी नहीं है, जब आपके सब मॉड्यूल नहीं है और मेन मॉड्यूल तैयार है, तो हम इसके लिए यहां पर स्टब्स लिखेंगे। ये बहुत सिंपल पीस ऑफ कोड होता है, कुछ नहीं करता ये, केवल एक इसकी फंक्शनैलिटी कुछ नहीं होगी, केवल ये डमी मॉड्यूल हम बना के रख देते। तो आप समझ गए, ये आपके स्टब बनाने पड़ते। एक केस से समझिए कि ये दोनों बन गए हैं, ये नहीं बना है,
तो इन दोनों के लिए हमको यहाँ पर ड्राइवर लिखना पड़ेगा, यही है। तो स्टब जो होता है ये है। तो जब हम टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तब आपको ऊपर का बन गया, नीचे के तैयार नहीं है, लेकिन ये इन दोनों को कॉल कर रहा है, तो आपको इनके लिए एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा जो केवल इनपुट आउटपुट करेगा और कुछ नहीं करेगा। जब आप बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये दोनों मॉड्यूल बन गए, लेकिन ये नहीं बन पाया है, तो आप यहां पर ये जो मॉड्यूल है इसको मिमिक करने के लिए, इसको केवल दर्शाने के लिए एक छोटा सा कोड लिख देंगे, इसी को हम ड्राइवर कहते हैं। तो स्टब्स को हम ये कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल वो दैट आर इन द डेवलपमेंट स्टेज, ये कह सकते हैं कि ये अभी बने ही नहीं है, अभी बन रहे हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत पड़ गई, इसको इन दोनों की जरूरत है लेकिन बने नहीं है, तो उसके लिए स्टब्स बनाएंगे। और ड्राइवर्स का आप क्या कह सकते हैं, ये आपका बेसिकली जब आप ये दोनों किसी के द्वारा कॉल होने वाले हैं, आपने ये कंपोनेंट के रूप में बना दिए हैं, लेकिन ये नहीं बना, तो जो ये कंपोनेंट के रूप में बना दिया है, तो ये कॉली जो होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम भी है बकायदा, ये जो स्टब्स हैं ये इनको कॉल्ड प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल मॉड्यूल इसको कॉल कर रहा है, और ये जो होता है ये इनको कॉल कर रहा है, इसलिए इसको कॉली प्रोग्राम्स भी कहते हैं। कॉली, ये आपका कॉलिंग प्रोग्राम हो जाएगा, ये आपके कॉल्ड प्रोग्राम्स हो जाएंगे। तो अगर फंक्शनैलिटी या फीचर चेक करने हैं आपको किसी मॉड्यूल के, इसके फंक्शनैलिटी फीचर चेक करने हैं, तो आपको यहां पर स्टब्स बनाने पड़ेंगे, स्टब 1 स्टब 2। यदि अगर आपका कोर मॉड्यूल तैयार नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे, ड्राइवर यूज करेंगे। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो मैंने अभी बताया है, इसका अंतर यही है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे की चीज तैयार नहीं है तो आप स्टब लिख देंगे, ऊपर की चीज तैयार नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, ड्राइवर रख देंगे। व्हाट इज द रूल ऑफ अ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट? देखिए इसका एक सिंपल रूल है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का। मान लीजिए कि आपने कोड लिखा, कोड के बाद हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे मान लीजिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली, ये हमको अपर बाउंड देता है कितने टेस्ट केसेस बनने हैं, उसी टेस्ट केस के अपर बाउंड के हिसाब से हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, ताकि सारी ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं उस तरीके सारे ब्रांचेस या सारे जो पाथ है वो एक बार हम चेक कर लें। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता, हम कोड को लिखे बगैर ही इसके पहले ही हम टेस्ट केसेस लिख देते हैं। कोड में जाने से पहले, एक्चुअल कोड जाने से पहले हम टेस्ट लिख देते हैं, यही रूल है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का। और इसमें एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पता है कि हमारा जो कोड है वो तब पास होगा जब ये टेस्ट इस पे किए जाएंगे, और ये है मान लीजिए यूजर के टेस्ट, या इसे हम एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान कह सकते हैं। तो जब आपको ऑलरेडी पता है कि हमको ये टेस्ट से गुजरना है, तो हम पहले ही टेस्ट केस बना लेते हैं और इन टेस्ट केसेस के हिसाब से कोड लिखते हैं कि भाई ऐसा कोड लिखो, ये मॉड्यूल ऐसा लिखो ताकि ये इससे पास हो सके, इसलिए टेस्ट केस पहले लिखे जाते हैं। तो टेस्ट केसेस हम लिखते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, फेल हो जाते हैं तो चेंज करते हैं, और नहीं तो उसको अगर टेस्ट केस फेल हो गए तो चेंजेस करेंगे उसमें, अदरवाइज ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट साइकिल है। व्हाट इज एडहॉक टेस्टिंग? एडहॉक का मतलब होता है आपने किसी को परमानेंट नहीं रखा। आपके अगर मान लीजिए ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में कोई एडहॉक टीचर आता है, इसका मतलब यह है कि वो उसको कभी भी निकाला जा सकता है, वो बस आया है, और परमानेंट जो होता है वो हमेशा रहता है। एडहॉक टेस्टिंग कुछ इसी तरीके से समझ लीजिए, ये इनफॉर्मल तरीका है टेस्टिंग का, इसमें कोई फॉर्मल तरीका हम नहीं अपनाते। जैसे फॉर्मल तरीके में क्या है, हम पहले आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, एसआरएस बनाएंगे, फिर उसके बाद बाकायदा डिटेल डिजाइन करेंगे, टेस्ट प्लान लिखेंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे, बहुत सारी चीजें हम इसमें करते हैं। फॉर्मल तरीका जो होता है उसके रिव्यूज होते हैं, इंस्पेक्शन होता है। तो एडहॉक टेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करते हम, है ना। हम ये तब करते हैं जब हमारी जो फॉर्मल टेस्टिंग है, चाहे ब्लैक बॉक्स हो, व्हाइट बॉक्स हो, परफॉर्मेंस हो, जितने भी तरीके की टेस्टिंग होती है वो हमने कर ली। अब हम आते हैं एडहॉक टेस्टिंग पे। हमारा मेन काम होता है कि सॉफ्टवेयर को ब्रेक करना, उल्टे सीधे टेस्ट करेंगे आप और ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम टेस्टर का मेन काम यह है कि इस सॉफ्टवेयर को अब किसी भी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। एडहॉक टेस्टिंग ये होती है। एडहॉक टेस्टिंग की जो की बात है वो ये है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कोई टेस्ट केसेस डिजाइन नहीं होते हैं, और ना ही कोई टेस्ट केस लिखे जाते हैं, बस कर देते हैं। हाउ इज एडहॉक टेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग?
अब थोड़ा सा यहां पर एक चित्र दिखाता चलूं, फिर मैं आगे आता हूं। आप देखिए ये एडहॉक टेस्टिंग है, ये इसका जो तरीका है वो कहीं भी हो रहा है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में आप कुछ थोड़ा सा व्यवस्थित सा दिख रहा है, लेकिन इसके में अभी अंतर आप समझ जाएंगे। देखिए एडहॉक टेस्टिंग जो होती है इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कोई भी टेस्ट केसेस नहीं बनाए जाते। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हम समझते हैं। इसका मतलब यह है कि हम, जैसे मान लीजिए हमारा ये रास्ता है, अब हम भटक गए, तो हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, भाई हम नए रास्ते खोज रहे हैं। तो हम जब सॉफ्टवेयर को जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, उस समय जो हम टेस्ट कर करके नॉलेज बढ़ा रहे हैं अपनी, उसको एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहते हैं। मैंने आपको एडहॉक टेस्टिंग के बारे में बताया कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। तो एडहॉक टेस्टिंग का जो मेन ध्येय है या मेन एम है वो ये है कि हमने सारी टेस्टिंग, जो पुरानी टेस्टिंग मतलब जितने भी कन्वेंशनल टेस्टिंग के मेथड है वो सब अप्लाई कर ली, अब टेस्टिंग हो चुकी है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर परफेक्ट हो, तब हम एडहॉक टेस्टिंग करते हैं। इसमें उल्टे सीधे टेस्ट करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर को ब्रेक किया जा सके किसी तरीके से। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का सीधा मतलब है नॉलेज लर्न। हम बस इस टेस्टिंग को इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस पूरे सॉफ्टवेयर या कोड के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एडहॉक टेस्टिंग बिल्कुल इनफॉर्मल है, कुछ भी हो रहा है इसमें, कोशिश इसलिए करते हैं। और ये फॉर्मल तरीका है समझने का, नॉलेज गेन करने का, लर्न करने का आपके सॉफ्टवेयर के बारे में। एडहॉक टेस्टिंग, इसमें कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं चाहिए। बस उल्टा सीधा कहीं भी आप कोई भी नंबर डालिए, देखिए, इधर कुछ क्लिक करिए, उधर कुछ क्लिक करिए, कुछ भी करते रहिए, हो सकता कोई पॉइंट पे सॉफ्टवेयर ब्रेक कर जाए। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में आपको कोई एक्सपर्ट टेस्टिंग इंजीनियर की जरूरत नहीं है ना। ना इसमें यहां पर ना टेस्टिंग इंजीनियर की जरूरत है, ना यहां पर आपको एक्सपर्ट, दोनों में ही ये है कि इसमें कोई जरूरत तो होती नहीं, आपको बस समझना है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मतलब ये, यहां से गए, एक्सप्लोर करते 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 यहां पहुंच गए, अच्छा ठीक है, यहां से जाते हैं तो यहां पहुंचते हैं, ये हमने एक्सप्लोर कर लिया। यहां से गए, इधर पहुंच गए, अच्छा यहां से जाते तो ऐसे, ये लर्न करने का तरीका। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो दो तरीके की होती है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। अगर लेवल्स पूछा जाए तो आपकी, देखिए, सबसे पहले आपने जो कोड लिखा, तो अगर पहला दिन है आपके कोड लिखने का, तो आप क्या लिखेंगे? 4 लाइनें लिखेंगे या 10 लाइन लिखेंगे या 40 लाइन लिखेंगे? उनको टेस्ट करने का तरीका क्या है? उनको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, कि भाई सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब पहले दिन आपने इतने कोड लिखे, अगले दिन आपने कुछ और कोड लिख दिया, हो सकता है ये एक मॉड्यूल बन गया, ये एक मॉड्यूल बन गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, इसकी इंटरफेसिंग चेक करनी है, डेटा इधर उधर जा रहा है, इस टेस्टिंग को हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अब आपने पूरे के पूरे मॉड्यूल जोड़ दिए, टेस्ट भी कर लिया, अब इसको बाहरी मॉड्यूल से या कहें किसी डेटाबेस से चेक करेंगे, या किसी सब सिस्टम के साथ जुड़ा है, किसी हार्डवेयर के साथ, इसकी टेस्टिंग को सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। एज अ होल पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। और फाइनली यूजर जो टेस्ट करेगा, अब यहां पर यूजर आ गया, वो अपने तरीके से टेस्ट करेगा, जिसको हम अल्फा और बीटा टेस्टिंग वगैरह कहते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान बनता है, उस टेस्टिंग को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। तो 4 तरीके की टेस्टिंग है, यूनिट या कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सबसे पहली जो टेस्टिंग है यूनिट टेस्टिंग, ये सबसे छोटे लेवल पे होती है, बिल्कुल कोड लेवल पे होती है। यूनिट वो प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो, या मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ आउटपुट देते हैं, यानी कोई काम करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं। यूनिट टेस्ट जो है नॉर्मली प्रोग्रामर करता है इसको, ताकि उसने जो मॉड्यूल लिखा है उसको वो चेक कर सके कि इसमें कोई बग तो नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो फटाफट उसे वो ठीक कर देगा। अब जब हमारी यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। हमारे मॉड्यूल बन गए, हो सकता है ये मॉड्यूल आपने बनाया हो, ये मॉड्यूल मैंने बनाया, इन दोनों को हमने जोड़ना है। अब ये जब जुड़ेंगे तो आपस में कोई डेटा पासिंग वगैरह कर रहे होंगे, या ये किसी तरीके से इसको इफेक्ट कर रहा होगा, इसमें कोहेजन कपलिंग वगैरह भी आती है। तो हम इसकी इंटरफेसिंग चेक करने के लिए इंटीग्रेशन चेक करते हैं। बेसिकली क्या है कि हम कम्युनिकेशन चेक करते हैं एक या एक से अधिक मॉड्यूल्स के दरमियान, कि भाई किस तरीके से आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन, इंटर रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंसी। अब आपका पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार हो गया है, एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएंगे। अब इसमें टेस्ट करेंगे, और खास तौर पे जो SRS डॉक्यूमेंट है उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम
अपने सॉफ्टवेयर कोड को या सॉफ्टवेयर को एक एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करेंगे। और उसके बाद ये फाइनल टेस्ट है, इसमें हम फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं, इसमें हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं। और उसके बाद फाइनल आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये यूजर या कस्टमर करता है। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ ही हो रहा है, मतलब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आपके यहाँ ही हो रहा है, डेवलपर मौजूद है, तो इसको हम अल्फा टेस्टिंग कहेंगे। अगर आप यूजर नहीं, इसको थोड़ा सा इस तरह समझिए, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। अल्फा टेस्टिंग मतलब ये हुआ कि आप यहां से गए डेवलपर के ऑफिस में, अब ये पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट है और यहां पर बैठ के आप चेक कर रहे हैं, इसको कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर आपके जहां है वो एक्चुअल चल रहा है, वहां चल रहा है और डेवलपर के कंट्रोल में एनवायरनमेंट नहीं है, इसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस? क्वालिटी ऑडिट, अब देखिए आपकी एक कंपनी है, उसका एक बैलेंस शीट है, आपने कुछ खर्चा किया, कुछ पैसा, कुछ सेल किया, कुछ बाय किया और भी खर्चे हुए, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सारा जो अकाउंट लास्ट में आया, जो ये डॉलर्स लिखे हुए हैं, ये सही है कि नहीं है? इसके लिए आप एक ऑडिटर को बुलाते हैं या इंटरनल ऑडिटिंग टीम होती है, वो चेक करती है कि खरीद फरोख्त सही हुई है कि नहीं हुई है, कुछ किसी ने कोई गलत बिल तो नहीं लगा दिया, जो प्रोसीजर्स हैं वो ठीक से फॉलो हुए कि नहीं हुए हैं। इसी तरीके से क्वालिटी ऑडिट होती है। अब क्वालिटी का मतलब ये है कि एक क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होगी या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ स्टैंडर्ड बने होंगे प्रोसेसेस के लिए, कि प्रोसेसेस कैसे फॉलो होंगे ताकि क्वालिटी हम अचीव करें। तो इसके लिए हमारे पास इंटरनल या एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिटर होता है। वो सिस्टमेटिकली चेक करता है कि जो यहां पर कहा गया है उस तरीके से काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये आप ट्राई कह सकते हैं, क्वार्टरली, ट्राई मंथली जिसे हम कहते हैं, या फिर 6 मंथली या 1 ईयर, ये ऑडिट टीम आती है और वो ये देखती है कि ये क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के सारे स्टैंडर्ड ठीक से फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वो सामने निकल के आ जाए। तो उसके लिए हम क्वालिटी ऑडिट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग होती है, उसके बाद उस वाकई में ऑडिट प्लान बनाया जाता है, उसका रियलाइजेशन होता है, फिर ऑडिट की एक रिपोर्ट आती है और फिर उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारा जो मैनेजमेंट है, हम लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और चीजें उस तरीके से ठीक करते हैं। तो इसको एक और तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं इसको। बेसिकली क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उसका जो डिजाइन है और जो प्रोसेसेस आपने फॉलो किए हैं, वो आपके जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपने डिफाइन किए हैं या स्पेसिफिकेशन डिफाइन किए, उस हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है जी। पहले आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को देखेंगे एज ऑडिटर, और उसके बाद सर्विसेज, अगर प्रोडक्ट है या सर्विसेज, उनको एग्जामिनेशन करेंगे, उसी को हम क्वालिटी ऑडिट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ज्यादातर बाहर का क्वालिटी ऑडिटर करता है तो ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए साहब, ये बात हुई क्वालिटी एश्योरेंस की। बहुत शुक्रिया।